हाँ, इन द लास्ट क्लास हमने क्या देखा था, हमने स्क्वायर पैकिंग के बारे में। डोंट वरी रोल नंबर 16, आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेसन ऑल्सो। जैसे लास्ट क्लास में आपको रिकॉर्डेड सेशन मिल गए थे, इस क्लास में भी रिकॉर्डेड सेशन आपको मिल जाएंगे। सो इन द लास्ट क्लास व्हाट वी हैव सीन, हमने देखा था कि 2D पैकिंग में अगर स्क्वायर टाइप की पैकिंग है तो उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर कि एक एटम को उसके नियरेस्ट एटम कितने टच कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, उसका पैकिंग एफिशिएंसी, है ना। उसको क्या बोलते हैं, उसका पैकिंग एफिशिएंसी। और कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर कि कितने एटम एक एटम को टच कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे ये बताओ, आप क्या बता सकते हो यहाँ पे कितने एक एटम को कितने एटम्स टच कर रहे हैं साइमल्टेनियसली? तो जरा इधर देखो, क्या आप इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बता सकते हैं? इस टाइप का जो पैकिंग है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आप बता सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन, प्लीज मुझे बताइए अगर किसी को आइडिया आ रहा है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, राइट। अब कैसे पता लगा, जरा मैं हाइलाइटर यूज कर रहा हूँ, जरा स्क्रीन की तरफ देखिए। अब जिस पे मैंने ब्लैक कलर से टिक किया हुआ है उस सर्कल को देखिए, इसको मैंने ब्लैक कलर से टिक किया हुआ है, इस सर्कल को टच करने वाले कितने सर्कल हैं? जैसे सर्कल नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 एंड ये 6। तो ये जो ब्लैक कलर से जो मार्कर मैंने टिक किया हुआ है, इसको टच करने वाले 6 सर्कल्स यहाँ पे दिख रहे हैं। दैट मीन्स जो ब्लैक कलर का सर्कल है, इसको एक साथ टच करने के लिए 6 सर्कल्स तुम्हें एक साथ दिख रहे हैं। तो इस टाइप की पैकिंग के लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर यूज हो रहा है, दैट विल बी द 6। इस टाइप की पैकिंग के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है, राइट। तो इस टाइप की पैकिंग के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो बात समझ में आती है। अब इसका जरा पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? पैकिंग फ्रैक्शन, तो लास्ट क्लास में भी हमने पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला देखा था, क्या लिखेंगे? अब यहाँ पे 2D पैकिंग है, इसलिए हम वॉल्यूम की जगह हम एरिया की बात करेंगे, राइट। तो हम लिखेंगे क्या? एरिया ऑफ स्फेयर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ हेक्सागन, बिकॉज दिस इज अ रेगुलर हेक्सागन, इनटू 100। तो ये फॉर्मूला होगा किसका? ये फॉर्मूला होगा पैकिंग फ्रैक्शन का। ये पैकिंग फ्रैक्शन के लिए ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, क्या? एरिया ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ हेक्सागन इनटू 100। अब स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें हम एक दूसरे से कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले एरिया ऑफ हेक्सागन निकालना स्टार्ट करूंगा। तो ये बताओ, हम एरिया ऑफ हेक्सागन कैसे निकाल सकते हैं? क्या कोई बताएगा मुझे कि हाउ वी कैन कैलकुलेट एरिया ऑफ हेक्सागन? एरिया ऑफ हेक्सागन कैसे निकालते हैं? अगर किसी को कोई आइडिया है तो प्लीज बताइए इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में बताइए एरिया ऑफ हेक्सागन कैसे निकालें। अब जरा देखो, अगर आपको डायग्राम दिख रहा हो, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। अब जरा ध्यान से देखिए जरा, ये सर्किल ट्राइंगल नंबर 1 दिख रहा है हेक्सागन में, ये मैंने ट्राइंगल नंबर 2 बनाया। दिस इज ट्राइंगल नंबर 3, दिस इज ट्राइंगल नंबर 4 एंड दीज आर द ट्राइंगल नंबर 5 एंड 6। तो ये जो ट्राइंगल दिख रहे हैं ना, मैं एक बार पेन से इसको रिप्रेजेंट करता हूँ। हाँ, ये ट्रायंगल नंबर 1 है, ये ट्रायंगल नंबर 2 है, ये ट्रायंगल नंबर 3, ये ट्रायंगल नंबर 4, ये ट्रायंगल नंबर 5 एंड दिस इज ट्रायंगल नंबर 6। तो एक जो रेगुलर हेक्सागन होता है वो 6 आइसोसेलेस या जिसकी सारी साइड सेम होती है, उन 6 ट्रायंगल्स को मिला के बना हुआ है ना, जिसे इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। डू यू नो व्हाट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल? इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है जिसके सारे के सारे साइड्स क्या हो? सेम हो। तो एक रेगुलर हेक्सागन के लिए हमने 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐड किए हुए हैं। अब ये बताओ, अब ये कैसे पता लगा सर आपको कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है? तो देखो, मैं हेक्सागन यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ साइड में, जरा इस पे फोकस करिए जरा। मैं एक हेक्सागन ट्राई करूंगा ड्रॉ करने के लिए। ये सेंटर है, ये मैंने डायगोनल्स ड्रॉ किए लाइक दिस, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा एंगल कितना है? प्लीज अपना वीडियोस ऑफ करिए, जितने भी स्टूडेंट एंटर कर रहे हैं, मैं बार बार ये बात आपको रिपीट नहीं करूंगा। अपना वीडियो ऑफ रखिए प्लीज। अब ये जो डायगोनल बनाया हुआ है, मैंने डायगोनल का नाम रखा हुआ ए एंड बी। अब ये जो पूरा का पूरा एंगल है,
जो उसके लिए मैंने डायगोनल ए बी ड्रॉ किया हुआ है, ये डायगोनल इस एंगल को इंटरसेक्ट करता हुआ यहाँ पे कितना ड्रॉ करेगा, ये वाला जो एंगल है ये हमें 60 डिग्री मिलने वाला। क्यों, ये पूरा एंगल तो 120 होता है, दिस कंप्लीट एंगल विल बी 120, अब उसका हाफ कितना हो जाएगा 60। सिमिलरली ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल भी कितना होगा 60 डिग्री। अब दो ट्रायंगल की अगर दो एंगल 60 डिग्री हैं तो पूरी दुनिया जानती है कि तीनों ट्रायंगल का सम क्या होता है, तीनों ट्रायंगल के एंगल्स का सम, ये सारा सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, दिस एंगल विल बी 60 डिग्री ऑल्सो। तो हमने क्या देखा, जो 6 ट्रायंगल बनने वाले हैं हेक्सागन के अंदर, सारे के सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब जिनके सारे साइड सेम। क्यों, क्योंकि सबका एंगल कितना है 60 डिग्री। अगर सबका एंगल 60 डिग्री है तो ऑब्वियसली हम उस टाइप के ट्रायंगल को बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, अगर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो व्हाट इज द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है इक्विलेटरल केस में, उसका फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू उसके साइड का स्क्वायर। तो इस पर्टिकुलर केस में जो ट्रायंगल का साइड है वही किसका साइड है, वो हेक्सागन का साइड है, और ये ऑलरेडी डायग्राम में हमारे मेंशन्ड है, दैट इज ए। तो एरिया ऑफ हेक्सागन क्या होगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ये एरिया ऑफ हेक्सागन। ठीक है, अब ऐसे कितने ट्रायंगल मिलेंगे एक हेक्सागन में, ऐसे 6 हेक्सागन मिलेंगे हमारे कंप्लीट ट्रायंगल में। तो हमने किया क्या, हेक्सागन का एरिया निकालने के लिए पहले उसे 6 इक्वल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में बांटा, और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है √3/4 ए स्क्वायर इंटू कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब जरा मेरे को ये बताओ हैंड रेज करके, क्या ये बात सबको समझ आती है कि नहीं आती है, प्लीज रेज योर हैंड्स अगर ये बात समझ आ गई। ओके ठीक है, मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स को समझ आ गई है। मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगा कि आपको रोल नंबर लिखना है, ये ऑनर 7A, मैं क्लास के बाहर भगा दूंगा आपको अगर आप नाम चेंज नहीं करेंगे, बिकॉज ऐसे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, फिर आपको बुरा लगेगा अगर मैं कुछ बोलूंगा। तो प्लीज चेंज योर रोल नंबर्स सो दैट मुझे आइडिया रहे कौन कौन क्लास में आ रहा है। आप रोल नंबर चेंज नहीं करेंगे तो कैसे आइडिया लगेगा कितने लोग क्लास में आ रहे हैं, बिकॉज उसका मुझे भी एक बैकअप रखना होता है ना। आप रोल नंबर चेंज नहीं करेंगे तो हाउ आई विल गेट टू नो कि कितने स्टूडेंट्स आए हैं। हाँ, तो इसका एरिया ऑफ हेक्सागन कितना हो गया, √6 इंटू √3/4 इंटू ए स्क्वायर। एक बार और बेटा आप रिकॉर्डेड लेसन देख लेना, है ना, डाउट कहाँ पे आ रहा है। अब ये हेक्सागन था, हेक्सागन को 6 इक्वल पार्ट्स में बांटा। अब 6 इक्वल पार्ट्स में बांटा तो रेड कलर से आप देख सकते हो, जिसको मैं ब्लू कलर से अभी बता रहा हूँ, उसको फिर से ब्लू कलर से मुझे बनाना पड़ेगा। जरा स्क्रीन की तरफ देखते रहिए, ये ब्लू कलर से, ये ट्रायंगल नंबर 1, दिस इज ट्रायंगल नंबर 2, दिस इज ट्रायंगल नंबर 3, दिस इज ट्रायंगल नंबर 4, दिस इज ट्रायंगल नंबर 5 एंड दिस इज ट्रायंगल नंबर 6। और ये सारे के सारे ट्रायंगल होंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ऐसे कितने ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, ऐसे 6 ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, इसलिए कंप्लीट एरिया ऑफ हेक्सागन होगा एक ट्रायंगल का एरिया इंटू ऐसे कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं, ऐसे 6 ट्रायंगल्स दिख रहे हैं। इनफैक्ट साइड में मैंने बना रखा है, आप यहाँ से भी विजुअलाइज कर सकते हो। देखो कितने ट्रायंगल्स बने यहाँ पे, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 ट्रायंगल बने। तो 6 इंटू एरिया ऑफ वन ट्रायंगल, सिंपल सी बात है। 10 लोगों ने 2-2 रुपए कलेक्ट किए तो कितने रुपए हो गए, टोटल नंबर ऑफ लोग कितने, 10 इंटू 2, सबने 2-2 का कंट्रीब्यूशन दिया, तो टोटल अमाउंट ऑफ मनी कितना हुआ, 10 लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया, कितने रुपए का कंट्रीब्यूशन दिया, 2 रुपए का, तो 10 इंटू 2 करते हो। वैसे ही एक ट्रायंगल का एरिया कितना है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ऐसे कितने ट्रायंगल्स हैं एक हेक्सागन में, ऐसे टोटल 6 ट्रायंगल्स हैं, राइट। तो एरिया ऑफ कंप्लीट हेक्सागन हो जाएगा 6 इंटू एरिया ऑफ वन ट्रायंगल। ठीक है, अब सिमिलरली अब हम बात करने जा रहे हैं कि अब हम एरिया ऑफ स्फीयर कैसे निकालेंगे। अब एरिया ऑफ स्फीयर निकालने के लिए जरा मैं इसी डायग्राम को फिर से रीसेट कर रहा हूँ, जरा सब मेरी तरफ बात ध्यान से देखें और मेरी बात ध्यान से सुने। हाँ, ये मैंने इसको रीसेट कर दिया। अब ये बताइए, अब मैं इसको कलरफुल करूंगा एक, जरा ध्यान से स्क्रीन पे देखते रहिए। अब ये जो मैंने एरिया कलर किया है ब्लू कलर से, ये
सर्किल का कितना परसेंट पोर्शन है, क्या कोई मुझे बता सकता है? ये जो सर्किल है, इस सर्कल का जो शेडेड एरिया है वो हेक्सागन के अंदर है ना? वो कितने परसेंट पोर्शन हेक्सागन के अंदर है, क्या मुझे कोई कमेंट सेक्शन में बता सकता है? अगर समझ आ गया तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ। क्वेश्चन ये है कि ये जो सर्कल है जिसपे मैंने एरो बना रखा है, इस सर्कल का जो शेडेड एरिया है ये हेक्सागन के अंदर है। अब ये कंप्लीट सर्कल का कितना परसेंट या कितना पोर्शन है, क्या कोई मुझे बता सकता है? अच्छा देखो, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, 1/4 1/5 बोल रहे हैं हम लोग। एक्चुअली द थिंग इज, ये एंगल जरा मुझे बताओ। हाँ, ये वाला एंगल कितना है? ये जो इंटरनल एंगल होता है, ये इंटरनल एंगल होता है 120 डिग्री। अब इंटरनल एंगल 120 डिग्री है, और पूरा सर्कल का एंगल कितना होता है? ये कंप्लीट सर्कल का एंगल कितना होता है? ये कंप्लीट सर्कल का एंगल होता है 360। अब 360 में से 120 एंगल हेक्सागन के अंदर लाई कर रहा है, तो कितना हो गया? 360 तो टोटल था, उसमें से 120 अंदर लाई कर रहा है, तो 360 बाई 120 कितना हो गया? ऑनर 7A, आप एक तो वीडियो ऑन कर रहे हैं, ऊपर से आपने अपना नाम चेंज नहीं कर रखा। है ना? तो देखो यहाँ पे कितना परसेंट पोर्शन आ रहा है? 1/3 पोर्शन आ रहा है। 30% नहीं, 1/3 पोर्शन। राइट, रोल नंबर 29 ने करेक्ट बताया, 44 ने करेक्ट बताया, 54 ने करेक्ट बताया। वाह, शाबाश, आप लोगों को बिल्कुल बढ़िया समझ में आ गया। इनफैक्ट मैं सर्कल अलग से ड्रॉ करके भी बता देता हूँ, कोई समस्या ही नहीं है। जब तक आप इसी केमिस्ट्री क्लास से एसोसिएटेड, आपके साथ कोई समस्या नहीं आने वाली है टेनी कॉस्ट। किलो नंबर 33 के साथ क्या प्रॉब्लम, आई डोंट नो। जैसे ये सर्कल है, मैं सर्कल बना देता हूँ, दिस इज अ सर्कल। अब इस सर्कल में ऐसा एक एरिया बना हुआ है, ये एरिया 120 डिग्री है, ये हेक्सागन वाला एरिया है ना? अब ये पूरा का पूरा जो एंगल है, ये वाला, ये पूरा का पूरा एंगल कितना है? ये पूरा का पूरा एंगल है 360 डिग्री। 360 में से ये वाला एरिया मैंने आपसे पूछा था, अब ये एरिया 120 है, तो पोर्शन कितना हो गया? 360 टोटल था, उसमें से 120 ले लिया हमने, तो कितना पोर्शन हो गया? या फिर ऐसे बोलो, 120 हमारे पास था, हमारा वाला डिवाइडेड बाय टोटल कितना हो गया? ये 1/3 पोर्शन हो गया। ठीक है, तो जरा ये देखो, ये 1/3 पोर्शन है। ऐसे कितने सर्कल हैं? ऐसे ये वाला सर्कल है, ऐसे सर्कल नंबर 2, दिस इज सर्कल नंबर 3, दिस इज सर्कल नंबर 4, दिस इज सर्कल नंबर 5, एंड दिस इज सर्कल नंबर 6। तो 1/3 वाले कितने सर्कल है हमारे पास? 1/3 वाले हमारे पास 6 सर्कल हैं टोटल। समझ आई बात? तो हमारे पास, अब हम एरिया ऑफ स्फीयर निकालने जा रहे हैं। तब हमें निकालना है एरिया ऑफ स्फीयर जो हेक्सागन के अंदर, राइट? तो 1/3 वाले हमारे पास कितने स्फीयर थे? 6 स्फीयर थे। ये पहली कहानी है। अब ये बताओ, ये बात समझ आई सबको? ये भी 1/3 वाला है, देखो, ये भी 1/3 वाला है, जिसको मैंने ब्लू कलर से बना रखा है। आरशली शिंदे, प्लीज टर्न ऑफ योर वीडियो, अपना वीडियो ऑफ करिए। आपको अगर क्लास ज्वाइन करने से पहले अगर कोई समस्या आती है ना, तो आप मेरे को कॉल या मैसेज कर सकते हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है शायद, वहां पे आपको रिस्पॉन्ड किया जाएगा। तो आप समस्या क्रिएटेड है तो आप मुझे बता सकते हैं वहां पे, दैट विल बी रिजॉल्व, वो समस्या दूर कर दी जाएगी। हाँ, तो ऐसे कितने सर्कल दिख रहे हैं? एक सर्कल, दो सर्कल, तीन, ये वाला चौथा, ये वाला चौथा सर्कल। हाँ, ये वाला फोर्थ, ये वाला फिफ्थ, एंड ये वाला सिक्स। ऐसे 6 सर्कल हो गए। अब जरा एक और बात ध्यान से सुनो, 6 सर्कल थे कैसे? 1/3 वाले, इसीलिए मैंने क्या लिखा? 1/3, 1/3 इज द कंट्रीब्यूशन, 1/3 कंट्रीब्यूशन है एक का। और वैसे कितने हैं सर्कल? 6 सर्कल हैं। अब जरा ये बात ध्यान से सुनो, इन सारी चीजों के बाद जो कहानी है, अब ये वाला सर्कल भी तो है हमारे पास, जो रेड कलर से। अब ये वाला सर्कल देखो, आप आसानी से देख सकते हैं,
ये वाला सर्कल पूरा का पूरा हेक्सागन के अंदर ही पड़ा हुआ है। पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ है? अगर पड़ा हुआ है तो बस, तो इसमें एक और ऐड कर देंगे +1। तो ये टोटल नंबर ऑफ सर्किल हो गए। अब ये टोटल नंबर ऑफ सर्किल हो गए। अब एक सर्किल का एरिया कितना होता है? एक सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये 6 वो वाले स्फीयर है जिसका कंट्रीब्यूशन कितना है 1/3, और एक ये वाला स्फीयर है जिसको मैंने 1 काउंट किया है, इस सेंटर वाला स्फीयर। दिस इज द स्फीयर ऑफ सेंटर। और ये वाला कौन सा है? ये वाला है 1/3 स्फीयर। ये बात अगर समझ आ गई तो फटाफट प्लीज रेज योर हैंड्स, मुझे समझ में आ जाए कि आप लोगों को ये चीज समझ आई है। फटाफट हैंड रेज करो। ओके, मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स को समझ आ गया है। बाकी कोई समस्या नहीं है यार, अगर तुम्हें हेजिटेशन हो रहा है डाउट पूछने में तो आप रिकॉर्डेड लेसन भी देख सकते हैं, है ना। रिकॉर्डेड सेशन तो मैं आपको ऑलरेडी यूट्यूब पे डालता ही रहता हूँ, आप रेगुलरली उसे दे सकते हैं। देखो, अब दो चीजें चाहिए थी हमको पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए। क्या? पहली चीज हमें चाहिए थी, हमें एरिया ऑफ स्फीयर निकालना था, जो हमने अभी अभी निकाला। अब हमें एरिया ऑफ क्या निकालना है? हेक्सागन, वो भी हमने ऑलरेडी निकाल रखा है। तो दो चीजें चाहिए थी, एरिया ऑफ स्फीयर जो हमने ऑलरेडी निकाल लिया, दूसरा एरिया ऑफ हेक्सागन जो हमने ऑलरेडी निकाल लिया। अब ये दोनों चीजें निकाल ली, बस ये दोनों चीजों को अब हमें पुट करना है कहाँ पे? पैकिंग फ्रैक्शन में पुट करना है, और बात खत्म हो गई हमारी। ठीक है, तो चलो अब इन दोनों चीजों को हम इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में पुट करने जा रहे हैं। जरा ध्यान से देखें इसके आगे क्या प्रोसीड करेंगे चीजें। तो यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन कितना आएगा? क्या रखना है पहले? एरिया ऑफ स्फीयर। तो एरिया ऑफ स्फीयर अभी हमने निकाला, इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। ये 3 को 2 टाइम्स 2 आ गया, और ये 2 + 1 कितना हो गया? 3। तो इसका आंसर आ गया 3πr²। तो एरिया ऑफ स्फीयर कितना आ गया? ये आ गया 3πr² डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ हेक्सागन कितना है? ये 6 इंटू √3/4a²। तो 6 इंटू √3/4 इंटू a² इंटू 100। तो बस कहानी खत्म हो गई। अब हमें इसे सॉल्व करना है, बट यहाँ पे समस्या क्या है जरा ध्यान से देखो, मैं इसे हाइलाइटर से हाईलाइट कर रहा हूँ। समस्या ये है कि यहाँ पे एक वेरिएबल a² लिखा हुआ है, यहाँ पे दूसरा वेरिएबल क्या लिखा हुआ है? दूसरा वेरिएबल r² लिखा हुआ है ना। अब दोनों वेरिएबल्स को तो ऐसे एलिमिनेट नहीं कर सकते, इसका मतलब हमें किसी एक वेरिएबल की वैल्यू किसी और वेरिएबल के टर्म्स में कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो अब उसके लिए हमारे पास कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, वो ऑलरेडी हमारे पास डिफाइंड है। यहाँ पे डायग्राम्स हमें साफ दिख रहा है कि जो 2r है वो किसके इक्वल है? a के इक्वल है ना। r क्या है? r रेडियस है स्फीयर का, a क्या है? a साइड है हेक्सागन का। ये मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, आप परेशान मत होइए। यहाँ पे r क्या है? r इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, और यहाँ पे a क्या है? a इज द साइड, लिख सकते हैं इसको अच्छे शब्दों में, a इज द साइड ऑफ हेक्सागन। ठीक है, अब बस इसकी वैल्यू क्या थी? 2r = a था, तो बस a = 2r की वैल्यू अब इस वाले फॉर्मूले में या इस वाले कंसेप्ट में रख दो, तो क्या आंसर आने वाला है? तो यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन क्या आएगा? पैकिंग फ्रैक्शन = 3πr² ऑलरेडी था, डिवाइडेड बाय, ये देखो ये 2 टाइम्स हो गया, ये 3 टाइम्स हो गया, तो ये कितना आ गया? ये 3/2 √3 इंटू a की जगह 2r, तो यहाँ पे 2r² मतलब 4r² हो गया, इंटू 100 ऑलरेडी था। ये r² से r² एलिमिनेट हो गया, 3 से 3 एलिमिनेट हो गया। जब आप इसको कंप्लीटली सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आती है कितनी? 90%। आपको सॉल्व करके देखना नहीं है, आप सॉल्व करना चाहें तो घर में ट्राई कर सकते हैं, बट हमको याद रखना है क्या कि इसकी जो पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी वो कितनी है? दैट इज अप्रोक्सीमेटली 91%। अब इसको सॉल्व करोगे तो 90.58 के आसपास आएगा, लेकिन उसको मैंने कितना लिख दिया? लगभग लगभग 91%। ठीक है, तो ध्यान रखना कि हेक्सागन 2D में पैकिंग एफिशिएंसी कितना है? 91%। अब वही चीज स्क्वायर में कितना आ रहा था? वो चीज स्क्वायर में आ रहा था कितना? 78.5%। अब ये बताओ
किसका पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा है? पैकिंग एफिशिएंसी हेक्सागन का ज्यादा है। तो यहाँ पे तुम्हें दिख भी तो रहा है, यहाँ पे जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो ज्यादा अच्छा लग रहा है, कम स्पेस में बहुत अच्छे से फिट कर रखा हुआ है बॉल को, ये हेक्सागन वाला, जरा ध्यान से देखो, है ना। अब इसको कंपैरिजन करेंगे अगर स्क्वायर वाले से, देखो स्क्वायर में ये वाला स्पेस बहुत काम खराब कर रहा है, जिसको मैं भी हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला स्पेस देखो, यहाँ पे बहुत स्पेस पड़ा हुआ है, ये स्पेस है, ये स्पेस है, ये स्पेस है, यहाँ पे कोई बॉल का परसेंटेज कुछ पड़ा ही नहीं हुआ, तो ऐसे बहुत स्पेस खराब हो रहा है, यहाँ पे हर जगह स्पेस पड़ा हुआ है, देखो, है ना। अब यही चीज हेक्सागन में देखोगे तो यहाँ पे स्पेस बहुत कम है, देखो ये स्पेस है छोटा सा, ये स्पेस है छोटा सा, ये स्पेस है, ये स्पेस है, तो स्पेस का अच्छा यूटिलाइजेशन, मतलब अच्छा सदुपयोग, अच्छा प्रयोग स्पेस का कहाँ पे किया गया है? हेक्सागन में किया गया है। ये देखने से भी पता लग रहा है फोटो को, एज वेल एज हम उसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर चुके हैं इन टर्म्स ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन। यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन कितना आ रहा है? 91%। वहां पे कितना आ रहा था? 78.5%। मतलब कहाँ पे अच्छी पैकिंग है 2D में? ऑब्वियसली जिसका पैकिंग फ्रैक्शन ज्यादा होगा, इसीलिए हेक्सागन इज मोर पैक्ड। अच्छा, हेक्सागन का जो पैकिंग है वो ज्यादा अच्छा है कंपेयर टू स्क्वायर। अगर ये बात समझ आ गई तो फटाफट प्लीज रेज योर हैंड्स। ठीक है, ये बात सबको अच्छे से समझ आ गई। अगर किसी को बहुत पर्टिकुलर डाउट है कि ये वाला चीज बता दो, तो आप डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं, है ना। लेकिन थोड़ा स्पेसिफिकली डाउट पूछना बेटा, मेरा सवाल ये है बस कि सर एरिया ऑफ स्फीयर बता दो, या पैकिंग फ्रैक्शन वाला नहीं समझ आया। अब ऐसा मत कहना प्लीज कि पूरा बता दो, तो पूरा देखने के लिए आपको रिकॉर्डेड लेसन देखना पड़ेगा, क्योंकि बाकी बच्चे इंतजार कर रहे हैं ना। थोड़ा सा ये क्लिच होता है ऑनलाइन क्लासेस का, जबकि लाइव हम पढ़ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा जरूरी है चीजों का हम ध्यान रखें, है ना। और ये रिकॉर्डेड सेशन भी है, ये यूट्यूब में भी जाएगा, तो अच्छी चीजें रिकॉर्ड करें, अच्छी चीजें शेयर करें, यही हम चाहते हैं। अच्छा, पैकिंग फ्रैक्शन बता दें, तो पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब यही होता है बेटा कि पैकिंग फ्रैक्शन क्या है। यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन कितना आ रहा है? यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन आ रहा है 91%। अब जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, अगर आप लास्ट क्लास में आए होंगे, तो वहां पे पैकिंग फ्रैक्शन कितना आ रहा है? 78%। बोलने का मतलब ये है कि कहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू ज्यादा आ रही है, जो हमने आज पढ़ा वहां पे पैकिंग फ्रैक्शन ज्यादा आ रहा है। तो पैकिंग फ्रैक्शन ज्यादा आने का मतलब क्या है कि यहाँ पे कम स्पेस में चीजों को बहुत अच्छे से सेट किया हुआ है, बहुत प्रॉपर मैनेजमेंट है ना। कभी कभी मतलब इसका एग्जाम्पल ये है कि कई बार हमने देखा होगा, कई बार हम रिलेटिव्स के यहाँ जाते हैं तो हम देखते हैं उनका किचन बड़ा छोटा सा होता है, लेकिन उन्होंने इतना अच्छे से छोटे स्पेस को डिजाइन कर रखा होता है, इतना अच्छे से स्ट्रक्चर कर रखा होता है कि मुंह से निकलता है कि कितना अच्छा किचन सेट कर रखा है। और कुछ लोग होते हैं, क्या कभी कभी जाते हो किसी के यहाँ, या फिर अपने रूम की हालत देख लो, तो बिल्कुल चीजें फेंक फाक के रखते हो, बिल्कुल रैंडमली कहीं भी कुछ भी कैसा पड़ा हुआ है। तो छोटे स्पेस में चीजों को या स्पेस को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना, इसका मतलब है वो बहुत ही एफिशिएंट पैकिंग है, उसी को ही पैकिंग फ्रैक्शन बोलते हैं। कि पैकिंग फ्रैक्शन मतलब कम स्पेस में चीजों को कैसे अच्छे से अच्छे यूटिलाइज हम कर सकते हैं, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? दैट थिंग इज नोन एज पैकिंग फ्रैक्शन। कि टोटल एरिया में से वो चीज कितनी है, तो वो 91%। इसका मतलब पता क्या हुआ कि जो हेक्सागन दिख रहा है ना, ये वाला जो हेक्सागन है, जिसको मैं अभी बना रहा हूँ, जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला हेक्सागन, इस हेक्सागन में 91% क्या पड़ा हुआ है? 91% स्फीयर है, और सिर्फ लगभग लगभग 9% का स्पेस बचा हुआ है। तो देखो कितना अच्छा यूटिलाइजेशन है, 100 में से 91% तो यूज हो गया, मतलब मेजोरिटी यूज हो गया, बचा कितना है? 9% बचा है, 9%। तो 9% 10% तो चलता है ना। तो 91% मतलब बहुत बढ़िया और शानदार यूटिलाइजेशन हमने किया हुआ है। ठीक है, आई होप अभी ये बात पैकिंग फ्रैक्शन की एकदम क्लियर हो गई होगी। ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन क्लियर हो गया, जिसका डाउट था वो जरा कमेंट सेक्शन में बताए, सो दैट हम आगे चल सकें। समझ आ गया ना सबको पैकिंग फ्रैक्शन? गुड। ऐसे डाउट्स पूछते रहा करो, कोई समस्या नहीं है, बस थोड़ा डाउट स्पेसिफिकली पूछ लो, मेरे को कोई समस्या नहीं है कोई डाउट बताने में। मैं इसीलिए तो हूँ यहाँ पे, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं हम एसी केमिस्ट्री क्लासेस की तरफ से। ठीक है, तो अभी तक हमने सारी 2D पैकिंग के बारे में बातें की। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कि हमारे पास क्रिस्टल का सिस्टम कैसे हो सकता है ना। क्रिस्टल सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। क्रिस्टल सिस्टम का मतलब, अभी तक हमने जो भी बातें की वो हमेशा हमने क्यूब के रिस्पेक्ट में बातें की कि अगर हमारे पास क्यूब पड़ा हुआ है तो क्या होगा,
क्यूब के हमने, अगर आपको याद हो, हमने कॉर्नर काउंट किए थे, हमने एजेस काउंट किए थे, है ना। हमने क्यूब के बारे में बहुत सारा डिस्कशन किया। बट जब हमने नेचर में चीजों को ऑब्जर्व किया, उनके स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया, आपको एग्जांपल से समझ आ रहा होगा। देखो बिल्कुल रैंडम रैंडम स्ट्रक्चर है, और ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हम बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट आ गया, इसको हमने जरूर पढ़ा है। ग्रेफाइट आ गया, ये हमने 11th में पढ़ा है। SnO2 आ गया, ये हम आगे पढ़ेंगे। K2Cr2 7 आ गया, पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसको हमने रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा हुआ है। सल्फर आ गया, सल्फर हम पी ब्लॉक में पढ़ेंगे। तो जितने भी कंपाउंड्स हैं ना, ये बहुत ही कॉमन कंपाउंड्स हैं। जब इनकी स्ट्रक्चर को हमने ऑब्जर्व किया, तब हमने ये देखा कि मैक्सिमम चीजें तो क्यूबिकल थी, लेकिन क्यूब के अलावा हमारे नेचर में और भी कई कैटेगरी के क्रिस्टल सिस्टम अवेलेबल। तो सारे क्रिस्टल सिस्टम को हमें याद रखना पड़ेगा और लर्न करना पड़ेगा, है ना। उसके लिए मैं ट्रिक बता दूंगा आपको याद कैसे रखना है। तो बाकी यहाँ पे C फॉर क्यूबिकल, क्यूबिकल के लिए यहाँ पे एक्सियल डिस्टेंस क्या है, तीनों के लिए ए बी सी की वैल्यू क्या है, सेम है। और उनके बीच का जो एंगल है अल्फा बीटा गामा, वो कितना है, 90 डिग्री। अब ये एंगल और साइड क्या होता है, जरा उसका मैं आपको आइडिया देना चाहता हूँ। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। बस आप लोग रुक जाइए, मैं एक ओपन करना चाह रहा हूँ चीज, सो दैट आपको और क्लैरिटी मिले। क्योंकि वो चीज डायग्रामेटिकल फॉर्म में जहाँ पे सबसे अच्छी लिखी होगी वही हम यूज करेंगे। हाँ, जरा स्क्रीन की तरफ देखिए आप लोग। अब जो मैंने बात बताई थी ना आपको कि क्रिस्टल यूनिट को या यूनिट सेल को कैसे डिफाइन करें, तो इस तरीके से होता है बेटा। देखो कोई भी क्रिस्टल डिजाइन करने के लिए हमें तीन चीजें ध्यान रखनी है। देखो क्या क्या चीज है। पहली बात तो ये वाली साइड जिसकी उन्होंने लेंथ ए लिखी हुई है, और उसके बाद दूसरी साइड मैं ड्रॉ कर रहा हूँ धीरे धीरे कुछ ब्लू कलर से, इसकी साइड लिखी हुई है बी। और ए और बीच के एंगल कौन सा है, गामा। तो यहाँ पे लिखते जाते हैं ए एंड बीच का जो एंगल है वो क्या है, गामा है। ऐसे ही जरा बी और सी, सी क्या है, सी ये वाला है, ये साइड बी है, ये साइड सी है, इसके बीच का एंगल कितना है, अल्फा। साइड बी एंड साइड सी के बीच का एंगल कितना है, अल्फा। ऐसे ही आप देख सकते हैं ए और सी के बीच, ए एंड सी के बीच जो एंगल उसे बोल दिया है बीटा। मतलब ए बी के बीच लिखा है तो गामा। मतलब तीन चीजें याद रखनी बेटा आपको, क्या, ए बी सी तीन साइड है, और अल्फा बीटा गामा तीन एंगल। तो अगर ए और बी चूज करोगे तो उसके लिए एंगल तीसरा लेना पड़ेगा, बी और सी यूज करोगे तो उसके लिए एंगल पहला लेना पड़ेगा। तो बस ए बी सी ये तीन साइड है, अल्फा बीटा गामा उनके बीच का क्या है, रिस्पेक्टिव एंगल। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि ए बी सी क्या है। ठीक है, तो अब इनके बेसिस पे ये 6 पैरामीटर हैं। कौन कौन से, ए बी सी, ये 3 पैरामीटर्स हैं जो साइड के टर्म्स में। और बाकी पैरामीटर्स क्या है, अल्फा बीटा और गामा। अल्फा बीटा गामा क्या है, उनके बीच के रिस्पेक्टिव एंगल्स हैं। इन सारी चीजों को कैसे डील करेंगे, उन सारी चीजों को डील करने के लिए ये देखो क्रिस्टल सिस्टम बना हुआ है, क्रिस्टल सिस्टम। हाँ, क्रिस्टल सिस्टम हम पढ़ रहे थे, उसमें से क्यूब के लिए ए बी सी तीनों सेम है, बट उनके लिए जो एंगल है वो क्या होना चाहिए, अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यू 90 है। आपको एग्जाम्पल्स याद रखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल याद नहीं रखने, टाइप ऑफ यूनिट सेल भी नहीं याद रखना। ये मैंने क्रॉस कर दिया, ये क्रॉस ही बना रहेगा, ये जस्ट फॉर द सेक कि स्लाइड में मैंने मेंशन कर दिया है, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन। आपको याद कर रखना है, आपको क्रिस्टल सिस्टम याद रखना है, एक्सियल डिस्टेंस याद रखना है, और एक्सियल एंगल याद रखना है। तो पहला क्यूबिकल है, दूसरा क्या है, टेट्रागोनल। यहाँ पे तीन में से दो साइड बराबर है, लेकिन एंगल सारे के सारे कैसे हैं, एंगल सारे के सारे कैसे हैं, 90 डिग्री हैं। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ऑर्थोरोम्बिक है। ऑर्थोरोम्बिक क्या है, ऑर्थोरोम्बिक के लिए एबीसी तीनों इक्वल नहीं है, बट एंगल तीनों 90 डिग्री है। अब बोलने का मतलब ये है कि इन तीनों को आप साथ में ही याद करोगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्यों, क्योंकि तीनों में देखो एंगल की वैल्यू तो 90 डिग्री है। बस हो क्या रहा है, पहले में तीनों सेम है,
सेकंड में सिर्फ 2 सेम है, थर्ड में एक भी सेम नहीं है। इसीलिए फर्स्ट 3 को एक साथ एज अ ग्रुप ही याद रखना है आपको, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो सी फॉर क्यूबिकल, टेट्रागोनल और ऑर्थोरॉम्ब। इसको याद रखने की ट्रिक क्या है, आप इसको ऐसे याद रखेंगे सबको, फर्स्ट लेटर से, सी टी ओ एम एच आर टी। ये एक अजीब सा कोड है बेटा, ये आपको कोड की तरह याद रखना पड़ेगा। सी फॉर क्यूबिकल, ये वाला क्यूबिकल देखो। टी फॉर टेट्रागोनल, ये हमने टेट्रागोनल पढ़ा। ओ फॉर ऑर्थोरोम्बिक, ये हमने ओ फॉर ऑर्थोरोम्बिक पढ़ा। और ये तीनों हमें एक साथ ही याद रखने पड़े, राइट। अब आगे देखो, आगे क्या लिखा हुआ है, मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक के लिए एम मैंने यूज किया। मोनोक्लिनिक के लिए तीनों साइड सेम नहीं है, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और अल्फा गामा 90 है, मतलब कोई दो एंगल 90 है ऐसे याद रखो, तीसरा एंगल 90 नहीं है। तो मोनोक्लिनिक को थोड़ा डिफरेंट है, इसको अलग से ही याद रखना पड़ेगा। अब मोनोक्लिनिक के बाद मैं पहले आपको ट्राई क्लिनिक बता रहा हूँ, सबसे लास्ट वाला। क्यों? ये बेटा सबसे गरीब है, ट्राई क्लिनिक सबसे गरीब है, इसका मुंह हमेशा ऐसे रहता है, ये परेशान है जीवन से। क्यों क्यों परेशान है, जरा इसकी तरफ फोकस करो। यहाँ पे तीनों के तीनों साइड भी अनइक्वल हैं, और तीनों के तीनों एंगल भी अनइक्वल हैं, और वो 90 डिग्री नहीं है। अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल भी नहीं है, और तीनों 90 डिग्री भी नहीं है। तो हमेशा याद रखना, तो टी फॉर ट्राई क्लिनिक है सबसे लास्ट में, और सबसे गरीब। गरीब का मतलब इसके पास ना ही कोई इक्वालिटी है, ना कोई साइड बराबर है, ना कोई एंगल बराबर है, इसीलिए हमेशा दुखी रहेगा, जस्ट लाइक दिस जो मैंने बना रखा है इसकी तरह। और आप अगर इसको याद रखोगे तो आपका चेहरा हमेशा ऐसा रहेगा। फिर दांत भी बना लो बेटा, आपके दांत भी है ना, दांत भी बाहर कर लो ऐसे। ये चीजें याद रखोगे तो हमेशा खुशी से चेहरा आपका ऐसा रहेगा, वरना अदरवाइज ट्राई क्लिनिक अगर भूल गए तो ट्राई क्लिनिक की तरह ही चेहरा हो जाएगा। तो ट्राई क्लिनिक हमेशा याद रखना, सबसे खराब, और उसका चेहरा ऐसा। तो हमने पहले 4 याद कर लिए, अब 2 बच गए। कौन कौन से? हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल। हेक्सागोनल के लिए 2 साइड बराबर, तीसरी साइड बराबर नहीं, 2 एंगल 90 डिग्री है, और तीसरा एंगल क्या है, 120 डिग्री। इसको बेटा आपको बार बार लिखना पड़ेगा इन द होम। घर पे जितनी बार लिखोगे, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलता चला जाएगा, आगे और आगे और आगे। ठीक है, जरा इस चीज को बहुत जरूरी याद रखेंगे। बाकी रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल याद रखने के लिए क्या है, रोम्बोहेड्रल के लिए तीनों साइड सेम है, और एक एंगल 100 नहीं है। तो जो रोम्बोहेड्रल है ना, ये क्यूब के सिमिलर, सिमिलर टू क्यूब। ठीक है, तो जितने भी टिक टिक लगे मैं बाकी सब हटा देता हूँ, तो दैट आपको परेशानी ना हो कोई। और जो पेयर में याद रखने, वो पेयर में ही आप याद रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये एग्जाम्पल तो याद नहीं करते, ये 3 याद रखने, ये सेपरेट याद रखने, ये 2 एक साथ याद रखने, ऐसा। ये तो सेपरेट है, मोनोक्लिनिक वी कांट हेल्प, ये सेपरेटली याद रखें। ठीक है, तो एक क्रिस्टल सिस्टम आप लोग घर पे जाके अच्छे से नोट्स बनाइए। मैं फिर से बता रहा हूँ, एग्जाम्पल और ये टाइप ऑफ यूनिट सेल याद नहीं करने हैं, नहीं करने और नहीं करने। ठीक है, ये आसानी सी बात थी, समझ आ गया तो फटाफट आगे हैंड रेस करो। इसमें कुछ समझने वाला था नहीं है सच, बस मैंने आपको तरीका बता दिया। और राइम क्या है, TTO MHRT। क्या राइम है, TTO MHRT, TTO MHRT। ऐसा 3-4 बार खुद से बोलोगे, 5वीं 6ठी बार ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। क्या राइम है, TTO MHRT। T फॉर क्यूबिकल, T फॉर टेट्रागोनल, O फॉर ऑर्थोरोम्बिक, M फॉर मोनोक्लिनिक, H फॉर हेक्सागोनल, R फॉर रोम्बोहेड्रल, T फॉर ट्राइक्लिनिक। बात खत्म हो गई। ठीक है, थोड़ी सी चीज याद करनी है, जस्ट डू मी अ फेवर। बाकी चलो, अब हम यूनिट सेल के टाइप पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हम क्रिस्टल सिस्टम के टाइप पढ़े थे, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। हमें टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पढ़ने हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, हमें 2 टाइप के यूनिट सेल पढ़ने। कौन कौन से यूनिट सेल हमें पढ़ने, जरा देखिए। 2 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल आर देयर। यूनिट सेल सबको याद है? डू यू नो व्हाट इज यूनिट सेल? यूनिट सेल अगर सबको याद है तो बताओ। यूनिट सेल याद है? यूनिट सेल याद है, मैंने एग्जांपल दिया था, केक वाला एग्जांपल दिया था, मैंने ब्रिक वाला एग्जांपल दिया था, मैंने आलू वाला एग्जांपल दिया था, मैंने पेस्ट्री वाला एग्जांपल दिया था, मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए थे, है ना। अगर कोई सब्जी टेस्ट करनी है तो ऑब्वियसली तुम छोटा सा उसका ग्रेवी का पोर्शन निकालोगे, उसे टेस्ट करोगे। अरे बताया था भाई, याद है? हैंडी रेस नहीं कर रहे लोग।
एग्जैक्टली, वन ऑफ द पार्ट ऑफ द थिंग। भगवान माफ नहीं करेगा जिनको याद है, जो लोग हैंड रेस नहीं करते हैं, भगवान कभी माफ नहीं करेगा उन्हें, ध्यान रखना। मैं देख रहा हूँ रोल नंबर 27, 28, 58, स्वस्तिका, स्वप्निल, ये सब हैंड रेज ही नहीं करते कभी। भगवान माफ नहीं करता ऐसे लोगों को, पता है आपको। बहुत मारूंगा, मिलोगे कभी क्लास में, मिलोगे तो ही जाओगे कहाँ भाग के। चलो, टू टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, दो टाइप की यूनिट सेल ने बेटा हमें जो जो पढ़ने हैं, कौन कौन से, पहला प्रिमिटिव। अच्छा ये बताओ, प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, प्रिमिटिव शब्द का तो मतलब पता है ना। प्रिमिटिव, प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब क्या होता है, ओल्ड एज टाइप्स, है ना। प्रिमिटिव मतलब बहुत पुराना होता है, सिंपल, बेसिक, ओल्ड एज, या फिर सिंपल भी बोल सकते हो, एग्जैक्टली बहुत अच्छा वर्ड है ये, और सिंप्लीफाइड वर्ड है सिंपल, है ना। प्रिमिटिव मतलब जस्ट कीप इट सिंपल, सिंपल, बेसिक, ओल्ड एज, कुछ भी बोल सकते हो। सिंपल इज द मोर अप्रोप्रिएट वर्ड, इनफैक्ट ओल्ड एज हटाते हैं, सिंपल रखते हैं, सिंपल इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। सिंपल का मतलब क्या है। अब प्रिमिटिव यूनिट सेल की स्पेशलिटी क्या है, स्पेशलिटी क्या है, जरा ध्यान से पढ़ो, लिखा हुआ है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्ड, है ना। मतलब अब हमें सिर्फ दिमाग में एक ही चीज रखनी है कि अब हम बैठे हुए हैं एक किसके अंदर, एक क्यूब के अंदर बैठे हुए हैं, और अपने रूम को ही यूनिट सेल बना लो, और खुद को एज्यूम करो, अगर मैं दिख रहा हूं तो मेरी तरफ देखो, तो ये एज्यूम कर लो कि तुम्हारे आसपास जिस रूम में तुम बैठे हुए हो वो एक क्यूब है, और तुम्हारे लिए क्यूब क्या है, क्यूब तुम्हारे लिए यूनिट सेल। ठीक है, अब उसी क्यूब के अंदर, मतलब यूनिट सेल के अंदर बैठे बैठे हम सारी चीजें विजुलाइज करेंगे, सारी चीजें देखने की कोशिश करेंगे। अब प्रिमिटिव सेल में क्या लिखा हुआ है कि एटम्स प्रेजेंट तो होंगे, बट कहाँ प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, दे आर प्रेजेंट इन द कॉर्नर। अब ये बताओ जरा, क्यूब में कितने कॉर्नर्स होते हैं, हमने ऑलरेडी बात कर रखी थी, क्यूब में 8 कॉर्नर्स होते हैं। 8 कॉर्नर समझ में आया था ना, हमने काउंट किए थे। नहीं बेटा, मैं व्हाट्सएप की रिकॉर्ड यूट्यूब में अपलोड करके व्हाट्सएप पे जरूर तो डालता हूँ बेटा, 30 मिनट का वीडियो व्हाट्सएप पे नहीं आ सकता ना, इसलिए मैं उसे यूट्यूब में अपलोड करके फिर आपको शेयर करता हूँ। यूट्यूब का वीडियो सबको समझ दिखता तो है ना, मैं लिंक शेयर करता हूँ बड़े, क्योंकि अपलोडिंग में भी टाइम लगता है ना, इसीलिए। अरे यूट्यूब का वीडियो मिल जाता है ना सबको, जो मैं अपलोड करता हूँ, रेज योर हैंड्स अगर यूट्यूब का वीडियो मिल जाता है, जो मैं लिंक बोलता हूँ। लिंक एक्टिव होता है, एक्चुअली वो वीडियो हम शो नहीं कर सकते हैं ना। थर्ड का लिंक आ गया है बेटा, थर्ड का लिंक मैंने शेयर किया हुआ है, देखो कल ही शेयर किया हुआ है, आप लोग ग्रुप पे अपडेटेड नहीं रहते। थर्ड का लिंक भी मैंने शेयर किया हुआ है, आप लोग ग्रुप पे देखो ना। हाँ देखो, लोग बोल रहे हैं थर्ड का लिंक भी आया हुआ है, आप जरा ग्रुप पे देखो। अरे सारी चीजें मैं आपको शेयर करता हूँ, वीडियो ऑन नहीं करना, रोल नंबर 22 में मारूंगा बहुत, लोग मानते नहीं है। हाँ आया है, देखो सबको आया है, आप लोग बेटा ग्रुप पे एक्टिव रहो ना। ठीक है, तो प्रिमिटिव का मतलब होता है बेसिक, बेसिक का मतलब कितने बॉल, कितने हो गए कॉर्नर्स पे, सारे सारे बॉल प्रेजेंट होंगे, है ना। हाँ आया है, गुड। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट यूनिट सेल है, कौन सा हमारा नेक्स्ट यूनिट सेल है, दैट इज सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब, सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब क्या है, यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर प्रेजेंट एज कॉर्नर एज वेल एज ऑन द अदर पोजीशंस, है ना। यहाँ पे कॉर्नर पे तो चीजें प्रेजेंट ही प्रेजेंट हैं, कॉर्नर के साथ साथ कई और पोजीशंस पे भी डिपेंड। अदर पोजीशंस का मतलब क्या है, या तो वो पता कहाँ पे प्रेजेंट हो सकती हैं, या तो वो फेस सेंटर पे प्रेजेंट हो सकता है। ये रोल नंबर 30 से का समस्या क्या है, मेरे को समझ में नहीं आता है, 10 बार मीटिंग छोड़ता है, 10 बार मीटिंग में आता है, डिस्टर्ब करता है। नो वरीज। अदर पोजीशन का मतलब वो या तो फेस सेंटर पे प्रेजेंट हो सकता है ना, या फिर बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट हो सकता है। बॉडी सेंटर मतलब समझते हो, तुम लोगों को फिजिक्स बहुत अच्छी लगती है,
राव सर भी फिजिक्स बहुत शानदार और जबरदस्त तरीके से पढ़ाते हैं। तो बॉडी सेंटर का मतलब होता है जहाँ पे उसका क्या प्रेजेंट हो, जहाँ पे उसका सेंटर ऑफ मास प्रेजेंट हो, उसको हम बोलते हैं बॉडी सेंटर। और सेंटर ऑफ मास के बारे में आपको बहुत बढ़िया आइडिया होगा। अदर पोजीशन का मतलब सेंटर्ड यूनिट सेल में चीजें कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट हो, कॉर्नर पे प्रेजेंट हो, एज वेल एज मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट हो, कॉर्नर पे प्रेजेंट है चीजें, एज वेल एज ऑन द अदर पोजीशंस। वो अदर पोजीशंस पे भी डिपेंड होना चाहिए। अदर पोजीशंस का मतलब वो फेस सेंटर हो सकता है या बॉडी सेंटर हो सकता है। तो मतलब क्या हुआ, प्रिमिटिव का मतलब एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर। सेंटर यूनिट सेल का मतलब कॉर्नर तो होगा ही होगा, कॉर्नर प्लस अदर पोजीशंस। तो इसको अगर सिंपल शब्दों में हम लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं कि एटम प्रेजेंट है कॉर्नर पे एज वेल एज ऑन द अदर पोजीशंस। अब जो अदर पोजीशन वर्ड है ना, ये इतना ज्यादा अच्छा और सुंदर नहीं लग रहा। सुंदर का मतलब क्या है, अदर पोजीशन कोई शब्द थोड़ी है। अदर पोजीशन तो बहुत ही वेग सी बात है। वेग सी बात मतलब हमने स्पेसिफाई नहीं किया। जैसे प्रिमिटिव में हमने स्पेसिफाई किया, क्या स्पेसिफाई किया कि भाई चीजें प्रेजेंट होंगी कॉर्नर पे, बात खत्म, इसके अलावा कहीं भी कुछ भी नहीं होगा। समझ आती है बात। अब सेंटर यूनिट सेल में क्या डेफिनेशन बोला उसने, उसने बोला कि चीजें प्रेजेंट होंगी कॉर्नर पे और किसी अदर पोजीशन पे। अब ये अदर वर्ड क्या है, अब इस अदर वर्ड को स्पेसिफाई करने के लिए अब हमने सेंटर्ड यूनिट सेल को भी और भी डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। क्या है वो, अब हमने सेंटर्ड यूनिट सेल को भी डिवाइड किया हुआ है ना। अब जरा ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। इस टाइप के यूनिट्स को हमने 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया हुआ है। कौन कौन से पार्ट्स में क्लासिफाई किया हुआ है, पहला है बॉडी सेंटर, दूसरा है फेस सेंटर, तीसरा है एंड सेंटर। क्या क्या है, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर है, एंड सेंटर। अब बॉडी सेंटर का मतलब क्या है, बॉडी सेंटर तो नाम से ही समझ आ रहा है बेटा हमें क्या, कि चीजें कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होंगी। बॉडी सेंटर के बारे में यहाँ पे लिख रहा हूँ, चीजें प्रेजेंट होंगी कहाँ पे, कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगी, एज वेल एज वो चीज प्रेजेंट होगी कहाँ पे, बॉडी सेंटर पे। इसको बोलेंगे बॉडी सेंटर। जैसे ये देखो, ये जरा ध्यान से देखो, एक सेकंड थोड़ा अच्छे से विजुलाइज कराते हैं। ये कॉर्नर है, जरा ध्यान से देखो, पहला कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर, तीसरा कॉर्नर, फोर्थ कॉर्नर, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट। तो जो मैंने इस कलर से किया हुआ ये वाला कलर, इसको मैं स्पेसिफाई भी कर देता हूँ बेटा, बड़ा मजा आएगा पढ़ाने में। ये स्पेसिफाई कर रहे हैं मतलब ये चीजें हैं, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, कॉर्नर पे प्रेजेंट है। अब मैं थोड़ा हाईलाइटर का कलर चेंज कर रहा हूँ। हाँ, अब ये वाला जो प्रेजेंट है ना, ये वाला चीज क्या है, जो रेड कलर से मैंने बना रखा है, ये है क्या, ये हमारे लिए है बॉडी सेंटर। ठीक है, जो मैंने इस कलर से दिखा रखा है, किस कलर से, ये वाला कलर, ये वाला कलर कॉर्नर रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एंड एट। 8 कॉर्नर, आठों पे बॉल प्रेजेंट। और यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पे बॉडी सेंटर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो बॉडी सेंटर्ड का मतलब चीजें प्रेजेंट है कॉर्नर पे और बॉडी सेंटर पे। अब जरा मुझे ये बताओ, बॉडी सेंटर कैसे निकालेंगे किसी क्यूब का, हम किसी भी क्यूब का बॉडी सेंटर कैसे निकाल सकते हैं, क्या कोई मुझे बताएगा या किसी को कोई आइडिया है। जब 30 सेकंड दिमाग पे थॉट डालो कि क्यूब है, क्यूब का मतलब आप जिस रूम में बैठे हो इस रूम का बॉडी सेंटर कैसे निकालेंगे, कि इसका जो मास है उसका बॉडी सेंटर क्या है। रूम को एज्यूम करो क्या है वो क्यूब है, उसका बॉडी सेंटर आप कैसे निकालोगे, बता सकते हो आप। सोचो जरा सोचो, मैं 15 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, गिव इट अ थॉट। आई गेस हमारे पास कुछ कमेंट्स आए। हाँ, अब डायगोनल्स को मिलाने पे बॉडी सेंटर मिलेगा, ये बात बिल्कुल करेक्ट है, किसी ने बोला है, वेरी गुड। यहाँ पे डायगोनल्स मिलाने पे हमें बॉडी सेंटर मिलेगा। बट द थिंग इज कौन से डायगोनल्स, डायगोनल्स तो कई हो गए ना, डायगोनल्स 2 तरह के होते हैं, देखो बेटा मैं बता रहा हूँ।
अब डायगोनल्स पे बात करते हैं, तो क्यूब में दो तरीके के डायगोनल्स हैं। पहला होता है फेस डायगोनल, और दूसरा कैटेगरी है इसे बोलते हैं बॉडी डायगोनल। किसको मिलाने पे बॉडी सेंटर मिलेगा, जरा ये बता दो। कॉमन सी बात है, बॉडी सेंटर किस डायगोनल्स को मिलाने पे बनेगा, पहले ये स्पेसिफाई करो। डायगोनल्स तो होंगे बेटा, लेकिन कौन से डायगोनल? दो डायगोनल्स है ना, फेस और बॉडी। फेस और बॉडी डायगोनल होते कैसे ये मैं आपको बताऊंगा डेफिनेटली, लेकिन पहले ये बताओ बॉडी सेंटर किस डायगोनल को मिलाने पे बनेगा। फेस डायगोनल को मिलाने पे तो फेस का सेंटर मिलेगा ना बेटा। तो बॉडी डायगोनल्स को ज्वाइन करने के बाद हमें बॉडी डायगोनल ज्वाइन करने के बाद हमें बॉडी सेंटर मिलेगा। अब अगर यहाँ पे ध्यान से दिख रहा हो तो जरा देखो, जरा बॉडी डायगोनल कैसे मिलने वाला है। ये वाला जो बॉल है ना, इस बॉल को अगर हम इस लास्ट से मिलाएं, बात ध्यान से सुनना, ये जो फ्रंट का टॉप का बॉल है उसको बैक के बॉटम से बॉल से मिलाओ, ये पहला बॉडी डायगोनल है। समझ आया? और ये वाला बॉडी डायगोनल इसको मिलाओ किससे? इसके बैक वाले से। मतलब क्या हुआ, जरा देखो, अगर मैं दिख रहा हूं पूरा से मेरी स्क्रीन की तरफ देखो, ये वाला जो डायगोनल्स है जो तुम्हारे दीवार के सामने लगा हुआ है टॉप पे, उसको मिलाओ अपने पीछे वाले हाथ से। ये एक डायगोनल हो गया। दूसरा डायगोनल कितना है? अपना हाथ इस डायरेक्शन में लेके जाओ, जिस डायरेक्शन में मेरा हाथ है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन वाला हाथ। अगर मेरा हाथ दिख रहा है तो ये दोनों हाथ, एक ये बॉडी डायगोनल हो गया और दूसरा बॉडी डायगोनल होगा एक तरफ ये वाला, एक ये वाला, एक ये बॉडी डायगोनल बन गया। तो ऐसे डायगोनल ऊपर से नीचे की तरफ जो पूरी बॉडी कवर करे, इधर ऊपर से नीचे की तरफ जो पूरी बॉडी कवर करे, तो इस तरीके से हमारे पास दो बॉडी डायगोनल्स मिलेंगे बेटा। बॉडी डायगोनल समझ रहे हो ना? सामने वाला कॉर्नर से बिल्कुल पीछे वाला कॉर्नर, फिर एक और सामने वाले से बिल्कुल पीछे वाला कॉर्नर। तो इस तरीके से हमें कितने बॉडी डायगोनल्स मिलेंगे बेटा? दो बॉडी डायगोनल्स मिलेंगे। समझ आया? ये बॉडी डायगोनल समझ आया सबको? जरा हाथ उठाओ। अपने रूम पे बैठे हो, अब उसे खुद ही विजुलाइज कर सकते हो। सामने से पीछे वाला एक बॉडी डायगोनल, दूसरा इस वाले सामने से इसी पीछे वाला, उसको क्या बोलते हैं? उसको बॉडी डायगोनल्स बोलेंगे। आप जिस रूम में बैठे हो उसी रूम में विजुलाइज करो। बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार चैप्टर है। रूम पे बैठे बैठे पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है, बड़ा मजा आता है पढ़ने में। रूम पे बैठो, खुद को एज्यूम करो कि तुम एक क्यूबिकल यूनिट सेल के अंदर बैठे हो, तो सब कुछ दिख रहा है। फेस डायगोनल भी दिख रहा है। फेस डायगोनल का मतलब क्या होता है? फेस डायगोनल सिंपल सी बात है। अब ये वाला यूनिट सेल है, देखो, है ना? रूम के अंदर बैठो, बिल्कुल ये एज्यूम कर लो तुम यूनिट सेल के अंदर बैठे हुए, कोई समस्या ही नहीं है कि कभी भी, है ना? तो देखो फेस डायगोनल क्या होता है, ये एक फेस दिख रहा है, तो देखो ये हो गया फेस डायगोनल। एक फेस के अपोजिट कॉर्नर्स को मिला दो, है ना? फेस का क्या है? फेस मतलब तुमने, तुम्हारे रूम की एक मैंने वॉल ऐसे बना दी, ठीक है, तुम्हारे रूम की एक मैंने वॉल बना दी। अब इसके मैंने नाम लिख दिया ABCD। ये तुम्हारी आंखों के सामने जो वॉल है, जो मेरी स्क्रीन है, ये वाला तुम्हारा वॉल समझ लो, जो तुम्हारी आंखों के सामने ये वाला, ये जो कैमरा है ये तुम्हारा क्या है? एक वॉल है। इसको एज्यूम करो। फेस डायगोनल कैसे मिलाएंगे? अपोजिट कॉर्नर्स को मिला दो, है ना? A को D से मिला दिया, ऐसे B को C से मिला दिया, तो ये कितने हो गए? ऐसे फेस डायगोनल हो गए। तो बॉडी डायगोनल फेस डायगोनल में ये डिफरेंस होता है। चार बॉडी डायगोनल नहीं बेटा, दो ही बॉडी डायगोनल्स होंगे। खुद एज्यूम करो, इसके टॉप से सामने वाली दीवार का टॉप से पीछे का बॉटम, है ना? अब इस वाले टॉप से इधर का बॉटम, कितने बॉडी डायगोनल्स होंगे? चार होंगे कि दो होंगे, जरा ये बताओ। बॉडी डायगोनल्स कितने आएंगे हमारे पास? फटाफट बताओ कितने बॉडी डायगोनल्स हमें मिलने वाले हैं? कोई दो बोल रहे हैं, कोई चार बोल रहे हैं। बॉडी डायगोनल बेटा दो ही मिलेंगे ना, एक के टॉप से दूसरे का बॉटम, दूसरे के टॉप से इसका बॉटम, तो बॉडी डायगोनल मिलेगा।
टॉप टू बॉटम ऐसे मिलाना है। तो हमारे पास दो ही बॉडी डायगोनल्स, मैंने मिला के बताया। तो ये देखो क्या मिला के बताया, ये वाला देखो, ये वाले इस फेस का टॉप बॉल है, अब ये वाले फेस का क्या है, बॉटम। तो ये वाला जो हो गया ये एक बॉडी डायगोनल हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, इस वाले फेस का बॉटम ये वाला एज्यूम कर लो, और इस वाले फेस का टॉप, ये एक बॉडी डायगोनल हो गया। देखो तो दो ही बॉडी डायगोनल्स मिलेंगे बेटा, है ना। तो बॉडी डायगोनल्स कितने मिलने वाले, दो ही मिलने वाले, ठीक है। तो दो ही बॉडी डायगोनल्स मिलेंगे, चार बॉडी डायगोनल्स नहीं मिलेंगे। ऐसे वन से इधर, एक इधर से इधर, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, दो ही बॉडी डायगोनल्स मिलेंगे। ये बॉडी डायगोनल वाली बात समझ आती है कि नहीं आती है सबको, जरा ये बताओ। बॉडी डायगोनल वाली बात समझ आई? ओके फाइन गुड, सबको समझ आ गई। ठीक है, तो बॉडी डायगोनल्स दो ही मिलेंगे बेटा, चार नहीं मिलेंगे। डायगोनल्स मतलब बिल्कुल जो बॉडी को हाफ हाफ पोर्शंस में कट कर दे उसको बोलते हैं बॉडी डायगोनल, है ना, जो बिल्कुल जस्ट हाफ हाफ कर दे। गुड गुड, सबको समझ आ गया। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे फेस सेंटर। फेस सेंटर का मतलब क्या है, चीजें कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, चीजें कॉर्नर पे प्रेजेंट है, और कहाँ पे प्रेजेंट है, चीजें फेस के सेंटर पे प्रेजेंट है। उसे बोलेंगे क्या, फेस सेंटर। एंड सेंटर का मतलब क्या होता है, एंड सेंटर का मतलब है चीजें प्रेजेंट हैं, एक सेकंड बेटा, राइट, चीजें कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, चीजें प्रेजेंट है कॉर्नर पे और एनी टू अपोजिट फेसेस। तो एंड सेंटर का मतलब चीजें कहाँ पे प्रेजेंट है, चीजें कॉर्नर पे प्रेजेंट है और किन्हीं भी दो अपोजिट फेजेस में प्रेजेंट है। तो इस टाइप के हम जो भी मटेरियल होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको एंड सेंटर्स बोलते हैं। तो दो तीन टाइप के यूनिट सेल हमें पढ़नी है जो सेंटर्ड यूनिट सेल के अंडर आती है। कैसा, पहला बॉडी कंसेंट्रेटेड होता है, बॉडी सेंटर्ड। दूसरा फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड का मतलब कॉर्नर और फेस सेंटर प्रेजेंट है। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है क्या, एंड सेंटर्ड, है ना। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड का मतलब किसी एक कॉर्नर पे प्रेजेंट है और किन्हीं भी दो अपोजिट फेसेस पे। दो अपोजिट फेसेस मतलब अगर टॉप पे प्रेजेंट है तो बॉटम पे होना चाहिए और कहीं पे नहीं। तो या तो टॉप बॉटम पे प्रेजेंट है फर्स्ट कंडीशन, या फिर लेफ्ट राइट प्रेजेंट हो सकता है दूसरा कंडीशन, या फिर फ्रंट बैक हो सकता है ये तीसरा कंडीशन। इसलिए तीन टाइप के पॉसिबिलिटी हो सकते हैं एंड सेंटर्ड में, है ना। तो जो पहला वाला डायग्राम है ये जो मैंने बना रखा है, हाँ ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला डायग्राम बिलोंग करता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक को, इसको बीसीसी बोलते हैं। अब ये वाला जो फोटो बना रखा है ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक जिसको एफसीसी बोलते हैं, और जो ये वाला डायग्राम है इसे एंड सेंटर्ड क्यूबिक बोलते हैं, ठीक है। आई होप आप सबको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। अगर ये सारी चीजें समझ आ गई हैं तो प्लीज अपना हैंड रेस करिए, ठीक है। तो आज की क्लास हम फिलहाल यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। आप मीटिंग लीव कर सकते हैं। थैंक यू।